चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीके से खत्म करने के बाद अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 एक छोटा सा सवाल है और उसमें अलग तरह के कुछ रेशियोज पूछे हैं। गिनने का बहुत ही मजा आएगा, इंटरप्रिटेशन भी करेंगे, फॉर्मूला भी रिवाइज करते जाएंगे बच्चों। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में। पढ़ना शुरू करता हूं। Chariot Limited has made plans for the next year 2021-22. It is estimated that company will employ total assets of rupees 25 lakh. 30% of the asset being financed by debt. 30% डेट से फाइनेंस हुआ है। छोटी छोटी बातें यहाँ पे लिखते भी जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जो आपकी टोटल एसेट्स है वो 30% अगर डेट से फाइनेंस हुई है तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये 70% इक्विटी या तो ओनर्स फंड से फाइनेंस हुई है। इक्विटी या ओनर फंड दोनों आ गया इसमें, राइट। 30% of the asset being financed, 30% of the asset being financed by debt at an interest cost of 9%. The direct cost for the year are estimated at rupees 15 lakh. डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट वाली कॉस्ट। आप अगर वो ऑपरेटिंग रेशियो सीखे हो तो आपको जो ट्रेडिंग अकाउंट वाले खर्चे आती है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला जो फिगर आता है वो आता है आपका 15 लाख का फिगर। and all the other operating expenses are also given. All the other operating expenses are estimated at 2,40,000. सभी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर आपको दिए हैं 2,40,000। द सेल्स रेवेन्यू, ओ हो सब कुछ तो इस सवाल में दे दिया है। द सेल्स रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड एट 22,50,000। सेल्स का रेवेन्यू है 22,50,000। टैक्स रेट इज अज्यूम्ड टू बी 40%। The tax rate is assumed to be 40%. Required to calculate net profit margin naturally after tax, return on asset after tax, asset turnover ratio and return on equity. तो बच्चों ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में से कुछ रेशियोस आपको पूछे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको बनाना पड़ेगा वही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहे तो इसे स्टेटमेंट फॉर्म में बना सकते हैं, चाहे तो इसे अकाउंट के फॉर्म में बना सकते हैं। अभी एक बार एक काम करते हैं कि इसे एक स्टेटमेंट फॉर्म में बनाने की ट्राई करते हैं। देखिए, मैं अगर यहीं बना दूं इनकम स्टेटमेंट नाम दे दूं इसे, ये मेरी एक वर्किंग हो गई आप ऐसा समझ लो, राइट। इनकम स्टेटमेंट तो बहुत ही आराम से बन जाएगा अपना इनकम स्टेटमेंट। शुरुआत कहाँ से करेंगे? नेचुरली सेल्स से शुरुआत करूं अगर, सो सेल्स का फिगर कितना है? 22,50,000। ये लीजिए सेल्स लिख दिया 22,50,000। सेल्स में से मुझे माइनस करना पड़ेगा पहले तो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो माइनस करूंगा इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखिए मैं इसका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा करता हूं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे ही मैं माइनस करूंगा 15 लाख रुपीस का, मेरे प्यारे बच्चों जो मुझे मिल जाएगा ना उसी का नाम मैं दे दूंगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का काम यहाँ पे होता है पूरा, तो जो स्टेज बचेगा उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। 22,50,000 minus 15 lakh, it's so easy to say 7,50,000 will become your gross profit. I hope you understand this. It is not at all difficult for you. इसमें से मैं माइनस करूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आप समझ जाइए, मैं भी थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में टैक्स और फाइनेंशियल एक्सपेंस आता नहीं है, ये आप जानते हो बच्चों। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो 2,40,000 के माइनस करने पड़ेंगे। तो अब मैं यहां पे जो लिखूंगा ना, दैट स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहां लिखूंगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्योंकि अभी ना तो इंटरेस्ट कटा है ना तो टैक्स कटा है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ना तो इंटरेस्ट आता है ना तो टैक्स आता है। तो 5,10,000 रुपीज का मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। प्लीज समझिए, इस सवाल में रेशियो गिनना तो चुटकियों का काम है। रेशियो गिनना तो सच में बच्चों का खेल था। मेन जो हमें काम करना था वो ये इनकम स्टेटमेंट बनाने का ही काम करना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यू आर एब्सोल्युटली गेटिंग माई पॉइंट। देखिए, सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया।
इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें इंटरेस्ट को, इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा कौन से फिगर को, इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ेगा। तो चलो माइनस करता हूं इसमें से इंटरेस्ट। तो कहाँ से आएगा इंटरेस्ट का अमाउंट, देखो यहाँ से आएगा। हमारे पास 25 लाख की टोटल एसेट थी। लेट्स कंटिन्यू विद द वर्किंग। एक्चुअली टोटल एसेट जो 25 लैक्स की थी, उस 25 लैक्स में से 30% डेट था, यानी कि 7,50,000 रुपीज़ का डेट था। और अगर मैं 70% करता हूँ तो 17 लाख, नॉट 1 लाख, बल्कि ये हो जाएगा 17,50,000 का इक्विटी था। आई होप यू अंडरस्टैंड। दोनों मिलाएंगे तो 25 लाख हो जाएगा। और ये 7,50,000 का डेट 9% वाला डेट था, 9% वाला। तो 7,50,000 इंटू 9%, दिस गिव्स मी 67,500 एज द फिगर ऑफ इंटरेस्ट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। 30% का डेट है और उसके ऊपर हमें 9% का इंटरेस्ट गिनना है, तो 67,500 का इंटरेस्ट आ जाएगा। वो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए 67,500। जैसे ही ये माइनस करूँगा मुझे मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये सब अलग अलग चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है, प्रॉफिट एंड लॉस एकदम प्रॉपर बनाना है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फर्क आ जाता है बच्चों 4,42,500। अब ज़्यादा सोचना नहीं है, इसमें से हमें टैक्स को माइनस करना है जो कि है एट द रेट ऑफ 40%। चलिए 4,42,500 का 40% करूंगा तो 1,77,000 रुपीज़ का आ जाएगा टैक्स। एंड नाउ आई हैव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फिगर हो जाता है 2,65,500। तो देखिए सभी चीज़ें हमारी यहाँ तक पहुँच चुकी, सभी चीज़ें हमारी यहाँ तक पहुँच चुकी है बच्चों। इसके बाद हमें सिंपल रेशियो के सिर्फ फॉर्मूलाज लगाने हैं और हमारा काम एकदम आराम से हो जाएगा बच्चों। चलिए सोचते हैं फॉर्मूला में कहाँ से शुरू करें। नेचुरली लाइन में ही चलते हैं। पहले नेट प्रॉफिट मार्जिन है तो फर्स्ट वर्किंग हम लोग कर देते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन गिनने की। बच्चों जो नेट प्रॉफिट मार्जिन जिसे आप कह रहे हो वही तो आपका नेट प्रॉफिट रेशियो भी तो होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन। बोलिए क्या लगाऊं इसका फॉर्मूला में। फॉर्मूला बहुत ही इजी होगा, ऊपर लिखना पड़ेगा आपको नेट प्रॉफिट, और नेचुरली ये आफ्टर टैक्स अगर निकालना है तो मैं निकालूंगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेचुरली लिखूंगा क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय मैं करूंगा सेल्स का फिगर। और नेचुरली ये है, अगर परसेंटेज में लाना होता है, ये हमेशा परसेंटेज में ही होता है नेट प्रॉफिट रेशियो, तो इंटू 100 करना ना भूले। अब चलिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फिगर हमारा आता है 2,65,500 डिवाइडेड बाय सेल्स का जो फिगर आ रहा है बच्चों वो है 22,50,000 और मुझे करना पड़ेगा इंटू 100। चलिए इसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 2,65,500 डिवाइड बाई 22,50,000%, 11.8%, ये हमारा पहला आ जाता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। एंड आई एम श्योर ये लाना आपके लिए एकदम ही आसान था। एक बार अगर टेबल बन गया ना, एक बार अगर ये आपका इनकम स्टेटमेंट बन गया, बिलीव मी एवरीथिंग विल बिकम सो इजी फॉर यू। सेकेंड जो वर्किंग हमें करनी है वो है रिटर्न ऑन एसेट की वर्किंग। मैं चाहता हूं कि उस वर्किंग को यहीं पे साइड पे कर दिया जाए, फिर ऐसा हो तो नया पेज ऐड करेंगे। तो मैं लिखना चाहता हूं यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट, उसको आरओए से हम पहचानते ही है तो वही रखते हैं। आपको बताया गया था कि बाय डिफॉल्ट ये हमेशा प्री टैक्स ही गिना जाता है, तो पहले तो मैं प्री टैक्स गिन लेता हूं, फिर उसको पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट कर दूंगा बिकॉज उन्होंने आफ्टर टैक्स पूछा है। अगर ये आफ्टर टैक्स नहीं लिखा होता ना तो मैं एग्जाम में रिटर्न ऑन एसेट को प्री टैक्स गिन के ही छोड़ देता, राइट। अगर ये आफ्टर टैक्स नहीं लिखा होता तो मैं रिटर्न ऑन एसेट को प्री टैक्स करके ही छोड़ देता। सो रिटर्न ऑन एसेट फॉर्मूला क्या आएगा, पहले प्री टैक्स का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय ये हो जाएगी टोटल एसेट्स, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, और इनटू मुझे करना पड़ेगा 100।
इंटू करना पड़ेगा 100। चलो इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का फिगर ये रहा 5,10,000 है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5,10,000 का फिगर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स 25 लैक्स की बिजनेस में लगाई गई है, तो 25 लैक्स एंड इनटू कर दूंगा मैं 100। देखते हैं इससे क्या आंसर आता है। 5,10,000 डिवाइड बाई 25 लैख परसेंट, 20.4%। ये आपका आया तो सही रिटर्न, लेकिन कैसा? प्री टैक्स आया, प्री टैक्स आया। अभी तक टैक्स माइनस करना इसमें से बाकी है। चलिए इसको पोस्ट टैक्स में अगर कन्वर्ट करना हो तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऑन एसेट अगर मुझे चाहिए पोस्ट टैक्स, राइट, इट्स सो इजी टू अंडरस्टैंड। तो इसके लिए मैं करूंगा रिटर्न ऑन एसेट का जो भी मेरा फिगर आया होगा प्री टैक्स वाला, रिटर्न ऑन एसेट का जो भी मेरा फिगर आया है प्री टैक्स वाला, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 - t यानी टैक्स के साथ, और मेरा काम हो जाएगा। देखिए रिटर्न ऑन एसेट का मेरा फिगर जो आया है वो 20.4 आया, और मैं टैक्स माइनस करूं यानी कि 1 - 0.40 करूंगा 40%। तो चलिए इसको अगर मैं सॉल्व करूं, 20.4 का एक्चुअली 60% ही करना है, तो 12.24% ये आ जाता है मेरा रिटर्न ऑन एसेट आफ्टर टैक्स। कितना इजी। आप चाहे तो डायरेक्टली आफ्टर टैक्स गिन सकते थे। डोंट थिंक लाइक दिस कि सर आपने ये 2 बार क्यों गिना, अगर आप चाहते तो इसमें से डायरेक्ट 1 - t कर सकते थे। यस मैं ये कर सकता था बच्चों, लेकिन मैंने ही आपको सिखाया है कि जब भी रिटर्न ऑन एसेट पूछे तो रिवाज ये है कि कुछ नहीं बोला हो तो ये हमेशा प्री टैक्स ही गिना जाता है। यहाँ पे बाई चांस इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि आपको आफ्टर टैक्स निकालना है, इस क्वेश्चन में पूछा था कि आपको आफ्टर टैक्स निकालना है, तो मैंने वो आफ्टर टैक्स किया, लेकिन पहले मेरे तरीके से प्री टैक्स निकाला और फिर पोस्ट टैक्स कर दिया। इसमें नुकसान कोई नहीं है, उल्टा हमारे पास अब दोनों तरह के आंसर है, प्री टैक्स वाला भी एंड पोस्ट टैक्स वाला भी। चलिए अब हमें एक एसेट टर्नओवर रेशियो निकालना है। एसेट टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए एक नया पेज ऐड करना पड़ेगा। चलिए नया पेज ऐड करते हैं ब्लैंक वाला, और एसेट टर्नओवर रेशियो की वर्किंग यहाँ पे करते हैं। 2 मिनट में अभी आ जाएगा। एसेट टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ऊपर आएगा सेल्स, और जिसका भी टर्नओवर हो उसे हम हमेशा नीचे लिखते हैं, तो सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स करना पड़ेगा, इंटू 100 नहीं करती, ये टाइम्स में होता है। तो एसेट टर्नओवर रेशियो सेल्स का फिगर अगर देखें तो आपको दिया ही हुआ था, यहाँ टेबल से वापस हाईलाइट करता हूँ, 22,50,000 का सेल्स का फिगर आएगा। सो 22,50,000 इज अ फिगर ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। हाउ मच इज द टोटल एसेट गिवन? 25 लाख। तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा इसको 25 लाख से, और 0.9 आना चाहिए मेरे हिसाब से, 225/250, यस 0.9 टाइम्स ये आ गया एसेट टर्नओवर, 0.9 टाइम्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? क्या मतलब है इसका? मीनिंग बहुत ही आसान है, इसका मीनिंग बहुत ही आसान है बच्चों। क्या है इसका मीनिंग? अगर आप 1 रुपी, सुनना मेरी बात, अगर आप 1 रुपी का एसेट इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके सामने 90 पैसे का सेल्स लेके आते हो। सुनना मेरी बात वापिस एक बार, अगर आप 1 रुपी का एसेट का इन्वेस्टमेंट करते हो, 1 रुपी का एसेट का इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसके सामने 90 पैसे का आप सेल्स लेके आते हो। ये है आपका एसेट टर्नओवर रेशियो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और रिटर्न ऑन इक्विटी पूछा है, गिनते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। देखिए बच्चों, फोर्थ वर्किंग करते हैं, कलर जरा चेंज करके करेंगे तो बेटर रहेगा, आपको क्लियर दिखेगा। फोर्थ वर्किंग करेंगे जिसको मैं नाम दूंगा रिटर्न ऑन इक्विटी। देखिए अब रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे आएगा बच्चों? रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए फाइनली आपको लेना पड़ता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। आप करते हो, यहाँ पे तो प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, तो उतनी चिंता ही नहीं है, और डिवाइडेड बाय आपको करना पड़ेगा इक्विटी फंड या तो इक्विटी कैपिटल, राइट। यहाँ पे इक्विटी फंड जैसा भी वैसे कुछ नहीं है, सीधा हमको इक्विटी का फिगर ही लेना है। बोलो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फिगर कहाँ से आएगा? तो आपने जो गिना हुआ है वहां से उठा लेते हैं, 2,65,500 ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फिगर है।
तो मैं लूंगा 2,65,500 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड की बात करूं तो आप जानते हो कि 25 लैक्स का जो आपका टोटल एसेट था उसका उसका 30% डेट से फाइनेंस हुआ था, तो 70% इक्विटी से फाइनेंस हुआ था, यानी कि 17,50,000 रुपीज ये आपका इक्विटी वाला हिस्सा था। ऐसे ही रफ वर्किंग मैंने वापस एक बार की, बाकी वर्किंग देखिए मैंने यहाँ पे की हुई थी और 17,50,000 हम लेके आए ही थे बच्चों। तो अब क्या करता हूं देखो, इक्विटी फंड यहां पे लिख देता हूं 17,50,000 और करना पड़ेगा इन 200। ये हमेशा पोस्ट टैक्स ही होता है क्योंकि टैक्स वैक्स सब कट जाता है। तो करते हैं 2,65,500 डिवाइडेड बाई 17,50,000%। मेरे बच्चों आपका रिटर्न ऑन इक्विटी जो आता है थोड़ा पॉइंट में आता है बट यस सही आएगा 15.17%। यानी इक्विटी का जो हमने पैसा लगाया है उसके ऊपर हम इक्विटी शेयर होल्डर को 15.17% अर्न करके देते हैं। तो ये आ गया बच्चों आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। सवाल को ध्यान से देखे तो सवाल में कुछ भी नहीं था, बहुत ही स्लो स्पीड में आराम से मैं ये क्वेश्चन गिनवा रहा हूं। पर्पस है मेरा इस कोर्स बनाने का कि हर एक स्टूडेंट की एफएम का जो प्रिपरेशन है ना बहुत ही डिटेल में और बहुत ही प्रॉपर तरीके से, राइट। तो एकदम आराम से मैं जा रहा हूं जिससे एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी है चीज़ों को आराम से समझ पाए, राइट। और देखिए इसमें ज़रूरी क्या था, सिंपल सा ये इनकम स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी था। अगर एक बार इनकम स्टेटमेंट आपने अच्छे तरीके से बना दिया बच्चों तो फिर ये रेशियोज गिनना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल था। ये रेशियोज गिनना तो आपके लिए एकदम बाएं हाथ का खेल था। आई एम श्योर बच्चों बात आपको समझ में आई होगी, फॉर्मूला सही लिखे होंगे और फॉर्मूलाज के हिसाब से हमारा आंसर भी एकदम परफेक्ट आया है। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द रेशियो एनालिसिस। खुद नोटबुक में गिनना चालू रखना बच्चों, है ना। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पूरा करने के बाद अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान देना, छोटा सा क्वेश्चन ये भी लगता है, सभी चीज़ें पढ़ के उसका आइडिया दूंगा। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस मैंने बहुत ही छोटे और सिंपल क्वेश्चन रखे हैं कि जिससे आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाइए। आगे जाके थोड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे, बट ये जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे अभी दिख रहा है ये भी एग्जाम में 6 to 8 मार्क के बीच में कहीं ना कहीं आ सकता है। सवाल पढ़ता हूं, ध्यान आपका होना चाहिए। From the following information, prepare a summarized balance sheet as at 31st March 2021, right? Net working capital है 2,40,000। ये करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी आपके लिए हो गया, ये आप जानते ही है, राइट। लिख देना बहुत ही अच्छा रहेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000 है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो 0.75, देखो पहली बार प्रोप्राइटरी रेशियो आया है। रिजर्व एंड सरप्लस 1,60,000, करंट रेशियो 2.5 एंड लिक्विड रेशियो 1.5। अच्छा खासा डिटेल हमें दिया है, हमें बनानी है बैलेंस शीट। तो आप जानते हो बच्चों के बैलेंस शीट का व्यू होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो ना मैं पहले पहले यहीं पे एक बैलेंस शीट को डिज़ाइन कर देता हूँ जिससे जो जो फिगर्स मुझे मिलते जाएंगे मैं उसको बैलेंस शीट फॉर्मेट में लिखता जाऊंगा। एक रफ सी लाइन खींचूंगा, राइट। यहाँ पे इस तरफ बन जाएगी लायबिलिटी साइड, आप अच्छी तरह रूलिंग के साथ कर सकते हैं, और इस तरफ ये बन जाएगी हमारी एसेट साइड, राइट। फाइन। चलिए अब सबसे पहले तो कहाँ से शुरू किया जाए। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000 दिया है ना, तो मुझे लगता है वो तो सीधा ही लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BOD यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट, और उसका फिगर लिख देता हूँ मैं 40,000। चलिए एक चीज़ जो पता थी वो तो लिख दी, ये करंट लायबिलिटी का एक हिस्सा होगा ऐसा समझ लीजिए। फिर मुझे रिजर्व एंड सरप्लस भी 1,60,000 दिया है। ये कितना अच्छा है, जितनी एंट्री हम कर सकते वो तो पहले कर लूं, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस हमेशा एक आध लाइन को छोड़ के लिखो जिससे इक्विटी कैपिटल ऊपर अगर आए तो हम लिख पाए। रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर 1,60,000 दे ही दिया है, तो चलिए पहले ही मैं 1,60,000 लिख देता हूं। इतना काम तो कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास ये जो नेट वर्किंग कैपिटल है उसका यूज करके मैं करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी लेके आ सकता हूं। बट इसके लिए मैं आपको दो तरह की वर्किंग दिखाऊंगा। सिंपली स्पीकिंग जो मेरी पहली पहली और सिंपल सी वर्किंग है वो तो इतना ही कहती है कि करंट रेशियो अगर आपका करंट रेशियो 2.5 है
और आपकी जो वर्किंग कैपिटल होती है वो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होती है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल करंट एसेट 2.5, तब करंट लायबिलिटी 1 होगी ना बच्चों, इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल का जो फिगर है वो 1.5 के प्रपोर्शन के बराबर होना चाहिए, 1.5 के। अब मैं सीधा ये कर सकता हूं, सीधा ये कर सकता हूं कि 1.5 के प्रोपोर्शन के सामने जो वर्किंग कैपिटल का फिगर दिया है वो 2,40,000 दिया है, तो करंट लायबिलिटी 1 के सामने क्या आएगा? तो इससे मुझे करंट लायबिलिटी पहले मिल जाएगी, वो होगी मेरी करंट लायबिलिटी। कैसे लेके आऊंगा? 2,40,000 सीधा इसको डिवाइडेड बाई 1.5 करना पड़ेगा और इससे मिल जाएगी मुझे मेरी करंट लायबिलिटी। नेचुरली 1,60,000 की करंट लायबिलिटी आ जाएगी, 1,60,000 की करंट लायबिलिटी आ जाएगी। अब देखिए करंट एसेट गिनना उससे भी आसान, करंट एसेट इज इक्वल टू मैं करंट लायबिलिटी इंटू 2.5 कर सकता हूं। तो करंट एसेट जो आएगी वो आएगी, करंट लायबिलिटी है 1,60,000, इंटू करना पड़ेगा 2.5, राइट, इंटू 2.5। तो चलिए ये सॉल्व करता हूं तो 4 लाख रुपीज की मेरी करंट एसेट आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, राइट। ये एक तरीका था। इसका अल्टरनेटिव जो तरीका है सॉल्व करने का, वो तरीका थोड़ा सा अजीब है, बुक वैसे करती है, वैसे भी कर सकते हैं, राइट। जिसे कोई स्टूडेंट कहे कि नहीं सर इसमें आपने फॉर्मूला कुछ लगाया नहीं, रेशियो प्रोपोर्शन से गिन लिया। अरे बच्चों, जब रेशियो प्रोपोर्शन से मेरा काम आसानी से हो रहा है तो आप मुझे बताओ मुझे फॉर्मूला की दुनिया में जाने की जरूरत क्या है। बट चलिए अगर एक बार अल्टरनेटिव वर्किंग करें, राइट, एक बार अल्टरनेट वर्किंग अगर करे तो कैसे चलेगा ये? कैन आई राइट डाउन लाइक दिस? current ratio is equal to current asset upon current liability. That's why current ratio is 2.5, 2.5 current liability is equal to current asset आएगा बच्चों, करंट एसेट आएगा बच्चों। ये आप बात अगर समझ सकते हैं तो बहुत ही इजी होगा आपके लिए। दूसरा जो है वो ऐसे लिखते हैं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब करना क्या है देख, करना क्या है देख, मैं दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकता हूं। किसी तरह वर्किंग कैपिटल को अगर लेके आऊं फॉर्मूला में तो आई कैन राइट डाउन करंट एसेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। अब मैं वापिस करंट रेशियो का अगर फॉर्मूला लगा दूं सिंपली, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि करंट रेशियो इज इक्वल टू, ये येलो कलर वाला फिगर जो है वो करंट एसेट की जगह पे लिख दो, तो वो हो जाएगा वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। प्लीज थोड़ा सा शांति से इसे देखना, ये बहुत ही इजी है, राइट। आप हड़बड़ी में इसे देखोगे आपको लगेगा कि ओ सर कितनी सारी आप वर्किंग कर रहे हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट खाली कैलकुलेटर भी गिना जा सकता है, ये कॉमन सेंस अगर लगाए तो। ये तो खाली एक तरह का क्या है, दिखावा चल रहा है, एक तरह का सिर्फ प्रेजेंटेशन में उनको दे रहा हूं। इसमें बिल्कुल भी घबराने की तो कोई जरूरत ही नहीं बच्चों। अब देखिए करंट रेशियो जो आपका यहाँ पे है, करंट रेशियो जो आपका यहाँ पे है उसको अगर मैं लिख दूं तो वो 2.5 आएगा। फिर वर्किंग कैपिटल का फिगर यू ऑलरेडी नो विच इज 2,40,000, और प्लस मुझे करना पड़ेगा करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब अगर मैं सिंपली इसे सॉल्व करूँ ना बच्चों, तो ये आप जानते हो कैसे होगा, 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस ये वाली करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2,40,000 का फिगर आएगा ना बच्चों। अब ये आपको बताता है 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2,40,000। और अब सीधा अगर मैं करंट लायबिलिटी का फिगर लेके आऊं, क्या हुआ, वही हुआ जो होने वाला था, वही जो हमने पहले किया था। इफ यू सी हम वापिस इसी स्टेप पे आ गए ना बच्चों, इतनी मेहनत करके भी। और आपका करंट लायबिलिटी का फिगर इतनी मेहनत करके भी कितना आया, 1,60,000। अब ये बुक वाले जो है ना वो ऐसी वर्किंग करते हैं जो मुझे पसंद नहीं आती, बट स्टूडेंट्स को समझ में आए इसलिए मुझे ये वर्किंग खाली करके दिखानी पड़ती है और कुछ नहीं, राइट। तो अल्टरनेटिव वे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ये वाइट कलर वाला रास्ता ही पसंद है। लेकिन आपको भी दोनों में से जो अच्छा लगे आप एक्सेप्ट कर सकते हो और अपने हिसाब से वर्किंग में आगे बढ़ सकते हो। मुझे उससे पर्सनली कोई प्रॉब्लम क्यों होना चाहिए, राइट। बट मुझे ये वाइट कलर ज़्यादा पसंद है, ये पक्की बात है।
चलिए अब देखिए, अब मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट। तो करंट एसेट के लिए सिंपली एक छोटी सी वर्किंग दिखा देता हूँ। 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी यानी कि 1,60,000 करना होगा। ये वापस वही वर्किंग है जो मैंने की थी। तो देखिए करंट एसेट्स आपकी 4 लाख का फिगर आ जाता है। तो लंबी सी वर्किंग की तब जाके हमें करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी मिली, ऐसा भी कर सकते हैं। ये रियली मैथमेटिकल लगता है, ये रियली मैथमेटिकल लगता है, कर सकते हैं, बुक्स वाले ऐसा करते भी। अब देखिए बच्चों, मैं करंट एसेट को डायरेक्ट तो यहाँ पे अभी लिख नहीं सकता, लेकिन क्या है कि पेंसिल से एक बार एग्जाम में लिख देना चाहिए। पेंसिल वाला फिगर मैं एक बार यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ इस कलर से, फिर मैं इसे मिटा दूंगा, क्योंकि एक बैलेंस शीट का व्यू होना बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि करंट एसेट में अभी कुछ चीज़ें और नीचे आएगी, वैसे ही देखो करंट लायबिलिटी का भी पेंसिल व्यू अगर मैं लिख दूँ, ये पेंसिल व्यू है ऐसा मानो, तो करंट लायबिलिटी मेरी 1,60,000 आई थी ना बच्चों। अब एक बात बताओ, ये 1,60,000 में से बैंक ओवरड्राफ्ट तो 40,000 आ ही गया है, तो मैं बाकी का फिगर किसका लिखूंगा? कुछ नहीं होगा, तो क्रेडिटर ही होगा वो। तो मैं डायरेक्ट एक बार क्रेडिटर का फिगर बैलेंसिंग गैप निकाल के लिख दूं, तो मेरा क्रेडिटर का फिगर या पेएबल का फिगर 1,20,000 आएगा ना। अब जैसे ही ये ब्लू कलर के फिगर 1,60,000 तक पहुंच जाते हैं, लिसन टू मी केयरफुली, जैसे ही ये क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट का फिगर दोनों ही करंट लायबिलिटी का फिगर मिक्स होके 1,60,000 हो जाता है, ये पेंसिल वाला फिगर आपको निकाल देना है। कि वो सिर्फ एक याद रखने के लिए पेंसिल से लिखा था ऐसा आपको मानना है। बैलेंस शीट पूरी हो रही है। करंट एसेट का पेंसिल वाला फिगर अभी रहने दो, क्योंकि करंट एसेट के अंडर और क्या क्या चीजें आएगी अभी गिनना बाकी है बच्चों। इतना अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, इतना अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, तो वर्किंग में आगे बढ़ेंगे। देखिए, करंट एसेट आ गई, करंट लायबिलिटी आ गई, फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो है, उसका भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले काम करते ये लिक्विड रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड रेशियो से हमें, मुझे लगता है कि मुझे स्टॉक का फिगर मिल जाएगा। लिक्विड रेशियो से मुझे लगता है कि मुझे करंट एसेट के अंदर एक स्टॉक का फिगर मिल जाएगा। तो चलो मैं एक नया पेज ऐड करके वर्किंग करूंगा, वर्किंग नोट नंबर 2। यहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए। आप जानते हो कि क्विक रेशियो या तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस स्टॉक। यहाँ पे कोई प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह नहीं है, तो नहीं लिख रहा हूँ मैं। जो चीज़ नहीं है वो फॉर्मूला में लिख के कोई फायदा नहीं। डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। बोलो मेरे बच्चों, क्विक रेशियो कितना दिया है? 1.5 दिया है। करंट एसेट्स का फिगर हमारा कितना आया था? मुझे तो याद ही है, 4 लाख का फिगर आया था, राइट, 4 लाख। एंड स्टॉक हमें मालूम नहीं है, तो उसे वैसा ही रहने देते हैं। एंड करंट लायबिलिटी का जो फिगर आया था वो 1,60,000 का टोटल फिगर आया था, राइट। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो नेचुरली मुझे स्टॉक का फिगर मिल जाएगा। खाली कैलकुलेटर लगाइए और स्टॉक का फिगर लाइए। 1.5 इंटू 1,60,000 गिव्स मी 2,40,000, और 4 लाख में से एक बार वर्किंग अगर पूरी करूं, तो ये मुझे 4 लाख माइनस इसमें से करना पड़ेगा, माइनस इसमें से करना पड़ेगा 2,40,000, है ना बच्चों। तो इससे मुझे जो स्टॉक का फिगर मिल जाता है 1,60,000 इंटू 1.5 माइनस 4 लाख, 1,60,000 का स्टॉक का फिगर मिल जाता है। 1,60,000 का स्टॉक का फिगर मिल जाता है। तो मेरे बच्चों, बात को ज़रा ध्यान से समझिए। स्टॉक का फिगर आते ही तुरंत इसको बैलेंस शीट में जाके लिख दीजिए, जो कि एक फिगर मुझे इस पेंसिल फिगर के नीचे मिल गया, स्टॉक का फिगर, जिसका फिगर मैं लिखूंगा मेरे ब्लू कलर से 1,60,000। ये ब्लू कलर के जो फिगर है वही मेन फिगर है बच्चों। ये पर्पल कलर का फिगर पेंसिल फिगर है, मैं उसको बाद में मिटा दूंगा। लेकिन एग्जाम में एक तरीका होता है वर्किंग करने का, पेंसिल से भी फिगर लिख देने चाहिए। लिख दो एक बार, फिर उसको जरूरत नहीं होगी तो मिटा देंगे, फिर उसको जरूरत नहीं होगी तो हम लोग मिटा देंगे। आई थिंक दैट इज सो इजी टू अंडरस्टैंड। तो देखिए, स्टॉक आपका 1,60,000 यहाँ पे अच्छे तरीके से आ जाता है। अब और क्या करें? एक हिंट खाली सही तरीके से मिल जाए, सब कुछ काम अपना होता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब है ना बैलेंस शीट के टोटल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे देखो, हमें ये फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो 0.75 दिया है ना, चलिए उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे ये किया जाए?
देखो एक मस्त आइडिया देता हूँ, एक मस्त आइडिया देता हूँ, मेरे साथ रहना। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी बात करने वाला हूँ। मैं आपको एक बैलेंस शीट बताता हूँ, यहाँ पे एक फिगर, और उससे कुछ समझाना चाहता हूँ। मेरे बच्चों, बैलेंस शीट में यहाँ पे होती है कैपिटल, राइट? यहाँ पे होता है प्रोपराइटर्स फंड। एक बात बताओ, प्रोपराइटर फंड के साथ साथ बोरोड कैपिटल भी तो हो सकती है, लेकिन मेरे इस एंटायर क्वेश्चन में बोरोड कैपिटल के बारे में कुछ नहीं दिया है। मेरे इस एंटायर क्वेश्चन में बोरोड कैपिटल के बारे में बच्चों कुछ भी दिया नहीं है। तो ये प्रोपराइटर फंड का ही पैसा दो जगह पे लगा होगा। एक तो फिक्स एसेट में पैसा लगा होगा, एंड दूसरा लगा होगा वर्किंग कैपिटल में। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आप प्रोपराइटर्स फंड गिनो तो टोटल एसेट का मतलब क्या लेना है हमें। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जब भी हम प्रोपराइटर्स फंड की बात करें तो टोटल एसेट का जो फिगर हमें लेना होता है वो होता है फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। अब देखिए, मुझे जिस तरीके से इंफॉर्मेशन दी है कि फिक्स एसेट टू प्रोपराइटर्स फंड 0.75 है, इसका मतलब कि ये जो फिगर है वो 0.75 है। अगर मैं प्रोपराइटर्स फंड को 1 रुपी मान लेता हूं तो बोलो वर्किंग कैपिटल में 0.25 का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा कि नहीं? सिंपल भाषा में कहे तो 1 रुपया आपकी कैपिटल थी, उसमें से 75 पैसा अगर फिक्स एसेट में आपने लगाया है तो बाकी का 25 पैसा कहाँ लगाया होगा? बाकी का 25 पैसा, बाकी का 25 पैसा हो ना हो आपने लगाया होगा वर्किंग कैपिटल में। आपने लगाया होगा वर्किंग कैपिटल में। तो आई एम श्योर ये मेरी बात आप थोड़ी समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं, कि पैसा लगा होगा वर्किंग कैपिटल में, राइट? अब देखिए क्या करना है। इतना अगर क्लियर हो जाता है तो इसी का इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट भी गिन सकते हैं कि क्या आएगा हमारा टोटल फंड। देखो, दो तरीके से वर्किंग करने की ट्राई करूंगा, आप ध्यान देना, बहुत ही अच्छा हमें समझना है इसके अंदर। मैं यूं कह सकता हूं कि प्रोपराइटर फंड जो है, प्रोपराइटर्स फंड, ये जो है वो सीधा मुझे मिल सकता है वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाई 0.25 करके। आप समझ रहे हो? या प्रोपराइटर्स फंड इनटू 0.25। मैं आपको एक बार प्रॉपर तरीके से बताता हूं, ये एक सेकेंड स्टेप ऑफ फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसा मानो प्रोपराइटर फंड का 25% हिस्सा जो है वो वर्किंग कैपिटल में लगा है। अब इसके अंदर जो फिगर्स हमें मालूम है वो लिख देते हैं। तो प्रोपराइटर्स फंड का फिगर हमें मिल सकता है, प्रोपराइटर्स फंड इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं वर्किंग कैपिटल अपनी दी हुई थी सवाल में 2,40,000 की, तो मैं सीधा कर सकता हूं 2,40,000 डिवाइडेड बाई 0.25। समझ रहे हो बच्चों? 2,40,000 डिवाइडेड बाई 0.25, तो ये हो जाएगा 9,60,000। ये देखिए मेरा प्रोपराइटर्स फंड आ गया। और जैसे ही ये प्रोपराइटर्स फंड एक वर्किंग से आ गया, सीधा मैं उसको बैलेंस शीट व्यू में लिखने की कोशिश करूंगा। देखिए बच्चों, 9,60,000 अगर टोटल फंड आया है, रिजर्व भी प्रोपराइटर्स फंड का ही हिस्सा होता है। रिजर्व भी प्रोपराइटर्स फंड का ही हिस्सा होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी के अंदर ये जो रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है उसके ऊपर इक्विटी कैपिटल लिख सकता हूं ना। इक्विटी लिखो, ओनर्स फंड लिखो, जो आपको लिखना है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 9,60,000 में से अगर 1,60,000 को माइनस करूं तो 8 लाख रुपीज का मेरा इक्विटी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिला के 9,60,000 होना चाहिए था। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर यही वर्किंग को किसी और तरीके से करना हो तो कैसे होगा? मान लो ये आपको अगर एक वर्किंग मैंने बताई, आपको लगा कि सर वर्किंग अच्छी तो है लेकिन एग्जाम में ये ऐसा समझ नहीं आया, तो या बुक के अंदर ऐसी वर्किंग नहीं की है, तो मुझे ये सवाल कैसे करना चाहिए? देखिए, एक अल्टरनेट वर्किंग से भी ये सवाल सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ, प्रोपराइटर्स फंड लाने की मैं कोशिश करता हूँ। आप सिर्फ ध्यान दीजिए, इसका एक अल्टरनेट वर्किंग क्या हो सकता है। ये थोड़ा बुकिश वे है, राइट? ये थोड़ा बुकिश वे है। देखो कैसे पूरा फॉर्मूला लिखा जाता है प्रोपराइटरी रेशियो का। तो प्रोपराइटरी रेशियो का फॉर्मूला आप जानते हो। वैसे उन्होंने फिक्स एसेट टू प्रोपराइटरी पूछा था, तो वैसा ही लिखेंगे तो बेटर रहेगा। फिक्स एसेट टू प्रोपराइटर्स प्रोपराइटर्स फंड इज इक्वल टू, फिक्स एसेट टू प्रोपराइटर्स फंड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों आपका?
फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय प्रोपराइटर्स फंड, राइट। क्योंकि टू है ना बीच में, तो आप जानते हो कि टू होता है तो ये आगे वाला न्यूमरेटर में आता है, पीछे वाला डिनोमिनेटर में आता है। अब क्या करें, ये तो 0.75 दिया हुआ है, फिक्स एसेट भी हमारे पास ना हो, प्रोपराइटर का फंड भी हमारे पास ना हो, तो इंसान करे तो क्या करे, इंसान करे तो क्या करे। तो फिर इसके अंदर जो हमें सोचना होता है वो किसी तरीके से इन चीजों को रिप्लेस करने के बारे में हमें सोचना पड़ता है। अब देखो इसमें क्या होगा कि मैं इतना ही लिख सकता हूं, अगर मैं इसको लिखूं, ये अगर 0.75 है, सो आई कैन राइट डाउन लाइक दिस। ये थोड़ी अटपटी सी वर्किंग होगी लेकिन मजा आएगा बच्चों। 0.75 ऑफ प्रोपराइटर्स फंड अगर मैं लिखता हूं, 0.75 ऑफ प्रोपराइटर्स फंड इज इक्वल टू फिक्स एसेट, राइट। मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब मैं ये जो प्रोपराइटर फंड है उसको क्या लिखूं, तो प्रोपराइटर फंड भी एक तरीके से फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल हो जाएगा ना बच्चों। तो देखो ये आगे कैसे बढ़ता है, 0.75 ऑफ फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रोपराइटर फंड ही है, कोई यहाँ पे बोरोड कैपिटल का फिगर है ही नहीं, तो बोरोड कैपिटल लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है यहाँ पे। तो 0.75 इंटू फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू फिक्स एसेट लिख सकता हूँ। अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूंगा, सो 0.75 ऑफ फिक्स एसेट प्लस I know the figure of working capital. The figure of working capital we can find out here. It is given in a question only, right? Question में ही दिया है 2,40,000 का. So 0.75 इंटू 2,40,000, राइट। 0.75 दोनों से मल्टीप्लाई होगा और ये करके फिक्स एसेट का फिगर आ सकता है, राइट। तो मैं अब देखिए फिक्स एसेट का फिगर कैसे लेके आता हूं, मुझे ये 0.75 को उस तरफ से माइनस करना पड़ेगा। सो 0.25 ऑफ फिक्स एसेट इज इक्वल टू 2,40,000 इंटू 0.75 मीन्स 1,80,000 आएगा, 1,80,000 आएगा। अब मैं इसको अगर डिवाइड कर देता हूं 0.25 से, तो मेरे फिक्स एसेट का फिगर मुझे मिल गया विच इज नथिंग बट 7,20,000। अभी ये तो फिक्स एसेट का फिगर मिला, इस वर्किंग में हमें फिक्स्ड एसेट का फिगर मिला। अब अगर मैं इसी का इस्तेमाल करके गिनना चाहूं प्रोपराइटर्स फंड, तो मुझे सिर्फ इसी के अंदर इसको भर देना है। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं, तो मैं प्रोपराइटर्स फंड जो है, प्रोपराइटर्स फंड जो है वो कैसे लिख सकता हूं, फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय 0.75 करके कर सकता हूं ना। इस बार फिक्स एसेट पहले मिल गया, बट ये होता है, मैथ्स है, कोई भी एक चीज आप अगर बाकी रखोगे इक्वेशन में तो वही आपको फाइनली मिलती है। तो देखिए यहां पे प्रोपराइटर्स फंड का जो आंसर आएगा वो होगा 7,20,000। आई होप यू आर गेटिंग इट वेरी क्लियरली, डिवाइडेड बाय 0.75। तो ये वापिस देखिए, क्या कहना सर, जो आना था वही तो आया, 9,60,000 आएगा। तो दिस इज द वर्किंग समटाइम्स बुक डज, बुक में इस तरह की वर्किंग की होती है। वापिस देखिए तो आपका प्रोपराइटर्स फंड तो 9,60,000 ही आ गया, और उसी 9,60,000 का हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे रिजर्व को माइनस करके, हमने इक्विटी या तो ओनर्स फंड को 8 लाख रुपीस लिख दिया, राइट। तो देखिए बच्चों कितनी आराम से आपका काम हुआ। अब जो मजा आने वाला है, देखिए अगर आप ये वर्किंग करते, अगर आप जो हमने वर्किंग अभी की थी, आप अगर इस वर्किंग में आते तो आपका तो फिक्स एसेट भी 7,20,000 आ जाता, राइट। लेकिन अगर मान लो कि मेरी पहली वाली वर्किंग थी, तो फिक्स एसेट कैसे आएगा, इसका टोटल करेंगे बैलेंस शीट का, क्योंकि अब और कोई चीज इसमें नहीं है। तो 8 लैक्स प्लस 1,60,000 प्लस 40,000 प्लस 1,20,000, 11,20,000 का बैलेंस शीट टोटल आ रहा है। 11,20,000 का बैलेंस शीट टोटल है, यहाँ पे भी 11,20,000 का बैलेंस शीट टोटल है। उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं ये पेंसिल वाला फिगर करंट एसेट का, -4 लाख कर दूं, तो देखो मेरा फिक्स एसेट का फिगर तो ऐसे भी मुझे मिल जाएगा ना। वर्किंग से करेंगे तो भी आएगा चलेगा, लेकिन मेरे वाली वर्किंग जो पहली वर्किंग थी वो करोगे तो ये 7,20,000 का एक बैलेंसिंग गैप भी आ सकता है। तो किसी भी तरीके से आंसर तो आएगा बच्चों, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिक्स एसेट का फिगर भी हमने लाके रख दिया, या तो वर्किंग से या तो बैलेंसिंग गैप से। दो तरह की वर्किंग मैं जो करना चाहता था वो मैंने आपको अल्टरनेटिव वर्किंग बता दी। ये हमारे लिए समझो वर्किंग नोट नंबर 3 थी और ये उसका अल्टरनेट था। अभी भी एक बात है बच्चों कि मुझे अभी भी कुछ लिखना बाकी है।
देखिए कुछ लिखना बाकी क्या है वो देखिए। अगर बैलेंस शीट में स्टॉक तो मुझे मिल गया है 1,60,000 का, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि डेटर का फिगर क्या होगा। अब डेटर है कि वो कैश है, ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। और देखिए अगर हम, तो हमने हर तरह के रेशियो का भी इस्तेमाल कर लिया है, कुछ भी कहीं बचा नहीं है। लिक्विड रेशियो इस्तेमाल हो गया, करंट रेशियो इस्तेमाल हो गया, फिर भी अभी ये स्टॉक के नीचे क्या आएगा उसका आइडिया नहीं। तो क्या लिखे वहां पे? क्या वहां पे मुझे डेटर्स लिखना चाहिए? क्या वहां पे मुझे कैश लिखना चाहिए? कि दोनों लिखना चाहिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कहीं कुछ बताया गया नहीं है कि वहां पे क्या आएगा। तो ऐसी सूरत में जो बैलेंसिंग गैप लिखना चाहिए, पहले तो मैं ये बैलेंसिंग गैप है उसे लिखता हूँ। ये हमारा जो फिगर है वो पेंसिल फिगर निकाल दूंगा, उसकी जगह पे जो बैलेंसिंग गैप आएगा उसको भी मैं एक बार यहाँ पे, चलो एक बार ऑरेंज कलर से लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूंगा अदर करंट एसेट। ना डेटर लिखो, ना इसके अंदर आप कैश लिखो, एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा वो क्या है। तो बेटर है कि उसकी जगह पे क्या लिखना सही रहेगा, अदर करंट एसेट, क्योंकि और कोई हिंट ही नहीं है। सो 4 लाख में से मैं 1,60,000 माइनस करूं अगर ये पेंसिल फिगर में से, तो 2,40,000 का बैलेंसिंग गैप आया। ये मेरा अदर करंट एसेट आया। और जैसे ही मैंने ये लिखा, मैं करंट एसेट का ये जो पेंसिल फिगर था, हमने सिर्फ अपनी जानकारी के लिए याद रखने के लिए लिखा था, उस फिगर को बैलेंस शीट से रब कर दूंगा। और अब देखिए मेरी बैलेंस शीट एकदम तैयार हो जाती है। ये मेरे लिए एक बैलेंसिंग फिगर है, फाइनली मैं ऐसा कह सकता हूँ। सो आई एम श्योर हर एक तरह की वर्किंग में आपको बता रहा हूँ। आप कहेंगे सर सवाल गिनने में कितना टाइम लगा, क्या एग्जाम में भी हमें इतनी सारी वर्किंग करनी पड़ेगी? तो एक बात आप समझिए बच्चों, एग्जाम में ये सवाल गिनने में आपको मेरे जितना टाइम नहीं लगेगा। रीजन बताता हूं कि मैंने दो तो यहाँ पे अल्टरनेटिव वर्किंग की। ये एक मैंने अल्टरनेटिव वर्किंग की, फिर उसके आगे के पेज में देखो तो ये भी तो मैंने एक आपको अल्टरनेटिव वर्किंग करके दिखाई। तो ये दोनों ही अगर अल्टरनेटिव वर्किंग आपको नहीं करनी पड़े, आप किसी एक ही वर्किंग से कर लोगे, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन मैक्सिमम 10 मिनट्स का क्वेश्चन है। मैक्सिमम अच्छे से अच्छा लिखो, अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन करो, तो भी ये मैक्सिमम 10 मिनट का क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा मुझे लगता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई एम श्योर आपको क्वेश्चन नंबर 5 की हर एक वर्किंग, हर एक तरीके से सोचने का तरीका बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा बच्चों।